देखेंगे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर सरकार की तैयारी और सरकार के विजन को लेकर। देखिए, समय बदल गया है। 20वीं सदी में सोशल मीडिया का एक अहम रोल है और मीडिया इस वक्त एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। ऐसे में दो कद्दावर नेता हमारे साथ रहेंगे जो मंच पर हमारे साथ मौजूद है, जिसमें सबसे पहला नाम है अमित चिमनानी का, जो प्रमुख मीडिया सेल भारतीय जनता पार्टी के हैं। तालियों से स्वागत करिए। साथ ही हमारे साथ हैं सुशील आनंद शुक्ला, प्रमुख मीडिया सेल कांग्रेस पार्टी से। दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के इस मंच कार्यक्रम में। इस मंच कार्यक्रम को मेरे सहयोगी दीपक और स्वाति आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू स्वाति। थैंक यू ममता, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार और देखिए हमारे साथ मेरे सहयोगी दीपक भी हैं और अमित जी और सुशील जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित जी, आपसे मैं एक सवाल देखिए, चुनाव बेहद नजदीक है, सेमीफाइनल है विधानसभा का और फाइनल करीब है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। क्या कुछ प्लानिंग है मीडिया को लेकर? महत्वपूर्ण मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? साथ ही लोकसभा चुनाव में किस तैयारी से उतरेगी पार्टी? कौन सा मुद्दा जनता के सामने कब जाए और जनता कांग्रेस के नेता भी स्वयं कांग्रेस सरकार के कांग्रेस की महिला विधायक संजीव साहू जी पर एक शराबी ने चाकू से हमला कर गौरतलब है कि इस सरकार ने शराबबंदी का 5 साल से ये मुद्दा चल रहा है और आखिरकार एक शराबी उन्हीं की विधायक पर हमला करता है। तो जनता ने यह सोचा है कि जहां पर सत्ता पक्ष की कांग्रेस देखिए दीपक जी, यदि आप एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति अपराधों में 68% की कमी हुई है। अब जो एनसीआरबी ने 2018 के बाद जो 3 साल के आंकड़े जारी किए और उसके पूर्ववर्ती 3 साल के जो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ हुए अपराधों में 68% की कमी आई है। जब रमन दास था तो उस समय इसी राजधानी रायपुर में महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार हो जाता था। 1 हफ्ता तक उसको संघर्ष करना पड़ता था कि एफआईआर हो जाए। आज महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। 27,000 से अधिक महिलाएं लापता हो गई थी। यूएनओ की एक रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली और मुंबई के रेड लाइट इलाकों में जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाई जाने वाली महिलाएं हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के जसपुर अंचल की थी। तो आज वो स्थिति नहीं है। झलियामारी में क्या हुआ था? 6 से 14 साल की मासूम बच्चियों के साथ लगातार दुराचार हो रहा था। आमाटोड़ा में क्या हुआ था? बीजापुर में क्या हुआ था? हिडमा मडगम के साथ क्या हुआ था? या फिर मीना खलको के साथ क्या हुआ था? आज इस बात का संतोष है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अच्छा सर, मैं देख रही थी कि देखिए जब प्रधानमंत्री से मणिपुर के बारे में बात हुई तो उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप सब सुधी पत्रकार हैं। क्या आप दीपक जी, आप तो लगातार कवर करते हैं, छत्तीसगढ़ के ब्यूरो प्रमुख हैं इंडिया न्यूज़ के। आपने देखा कभी छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई घटना, दुर्दांत घटना हुई? ये दुर्भाग्यजनक है कि प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद में बैठा हुआ व्यक्ति एक ऐसी घटना जिसके बारे में सारा देश जान, एक ऐसी घटना जो बेहद ही दुर्दांत है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम, उस घटना को कमतर आंकने के लिए ऐसे राज्यों को चुनता है जहाँ पे चुनाव हो रहा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान से एक मुखिया का काम होता है अपने सभी राज्यों के मुखिया को ये आग्रह
स्तर पर संतोष है। ऐसा संतोष किसी काम का नहीं है, ऐसी आत्ममुग्धता किसी काम की नहीं है, ऐसे आंकड़े किसी के काम के नहीं है जहां पर बच्चियां पढ़ने जा रही हैं और उनके साथ गैंगरेप हो जाए और चौक चौराहों पर महिला अस्मिता को खिलवाड़ के जरिए हाथे से वार किया जाए और वहां पर पुलिसिंग की कोई व्यवस्था ना हो। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में ध्वस्त है और कांग्रेस के ही विधायक शैलेश पांडे जी ने गृह मंत्री जी के सामने कहा था कि पुलिस को एक चार्ट लगा देना चाहिए कि अगर अपराधी आएंगे तो उनके लिए कितना पैसा, फरियादी आएंगे तो उनके लिए कितना पैसा, और पुलिस तो सब्जी टमाटर वालों से भी पैसे ले रही है। ये भाजपा नहीं कह रही है, ये कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं और ऐसी कानून व्यवस्था पर जनता संतोष में नहीं। अमित जी, क्या उन राज्यों में रेप नहीं हो रहे हैं जहां पर बीजेपी सरकार, क्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान को ही टारगेट किया जा रहा है? क्या वजह चुनावी है? कभी भी रेप कहीं पर भी हो उसकी चर्चा भी होनी चाहिए, उस पर आक्रमण भी होना चाहिए, उसको सुधारने का प्रयास भी होना चाहिए। लेकिन एक राज्य जहां घटनाएं घट रही है वो इसीलिए चुप रहेगा कि भैया दूसरे राज्य का बोलो तब मैं बोलूंगा। प्रियंका का एक मिनट बस प्रियंका गांधी राहुल गांधी, एक सेकंड बस। प्रियंका गांधी राहुल गांधी हमेशा ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं। उत्तर प्रदेश तो वो आते जाते रहते हैं, कोई छोटी घटना हो बड़ी घटना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में 7,000 बलात्कार हुए। एक ट्वीट पैसा नहीं लगता ट्वीट करने का। राहुल प्रियंका का आया क्या? क्यों नहीं आया? ये राजनीति है, ये राजनीति है। सवाल ये खड़ा भी काफी बार आया और जब बयान आया, देखिए सियासत पूरी तरह से गरमा गई और मुझे लग रहा है दीपक भी कुछ महत्वपूर्ण बात। देखिए, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मणिपुर की घटना एक अलग घटना है, छत्तीसगढ़ की घटना एक अलग घटना है, राजस्थान में भी ऐसी घटना हो रही है। उस घटना से जोड़ के देखना कितना न्याय संगत है, कितना उचित है? सवाल ये है। दीपक जी, सुशील जी का भी यही है। प्रधानमंत्री जी का जो बयान था उसके शब्द बड़े सीमित थे, उसका इंटरप्रिटेशन हम सब ने अपना अपना निकाला है। उनका कहने का 4 शब्दों में मतलब यही था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हर जगह अच्छी होनी चाहिए। मणिपुर की उन्होंने निंदा की, गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी कांग्रेस के लोगों को कि आइए हम चर्चा करते हैं, आइए कैसे स्थिति सुधरे। देश हम सबका है, मणिपुर भारत में आता है, भारत हम सबका है। आइए आप राजनीति मत करिए, पार्टिसिपेट करिए, सुझाव दीजिए। लेकिन मणिपुर पर संसद को बार बार बाधित करने के बाद भी ये लोग जब मणिपुर पे चर्चा हुई तो पीछे के दरवाजे से संसद से बाहर निकल गए। देखिए, ये राजनीति लॉ एंड ऑर्डर के विषयों पर ठीक नहीं। देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पे सियासी गणित है ये, हमारे आपसे किसी के भी समझ से परे नहीं है कि मणिपुर की घटना होती है। प्रधानमंत्री जी उस घटना को कमतर आंकने के लिए राजस्थान की घटना का उल्लेख करते हैं, छत्तीसगढ़ की घटना का उल्लेख करते हैं। इस देश में महिलाओं के साथ बलात्कार का रेशियो क्या है? क्या इस देश में बलात्कार की स्थिति 0 टॉलरेंस में है? यदि ऐसा हो जाए तो निश्चित तौर पे हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। लेकिन एक ऐसी दुर्दांत घटना जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, एक ऐसा राज्य जहाँ पे 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए, एक ऐसा राज्य जहाँ पे 5,000 से अधिक लोगों को उनका घर छोड़ना पड़ा, एक ऐसा राज्य जहाँ पे 100 से अधिक लोगों की हत्याएं हो गई, जहाँ पे स्वयं राज्यपाल को सामने आके, भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि की राज्यपाल है, वो स्वयं सामने आके मणिपुर की घटना पे चिंता प्रकट करती हैं। स्वयं मुख्यमंत्री अपना दोनों हाथ खड़ा कर देते हैं कि मेरे कंट्रोल के बाहर है। उस स्थिति में वहाँ की एक दुर्दांत घटना को लेकर प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की तुलना करते हैं। अभी अमित चिमनानी जी बता रहे थे कि 7,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, निश्चित तौर पे हुआ है। लेकिन इन 7,000 घटनाओं में हमने FIR दर्ज किया है। 71,638 महिलाओं के साथ घटनाएं हुई थी दुराचार की पिछले 15 सालों में। 27,000 से अधिक महिलाएं लापता हो गई थी। ये अभी बता रहे थे कि किस प्रकार से सुकमा में एक 5 वर्षीय मासूम के साथ में दुराचार हुआ। सबसे पहली बात तो मैं इनको दुरुस्त करना चाहूँगा और इसमें आपत्ति भी अपनी दर्ज करूँगा कि जो सामूहिक बलात्कार की बात करें, आप भी कवर किए होंगे, सामूहिक बलात्कार जैसी कोई बात नहीं थी। निश्चित तौर पे घिनौना काम हुआ, दरिंदगी हुई, इसकी निंदा की जाएगी। लेकिन वैसे ही सरकारी आश्रम में झलियामारी में क्या हुआ? 6 से 14 साल के मासूम के साथ लगातार दुराचार होते रहा। और जब विपक्ष को रायपुर राजधानी से झलियामारी
कांकेर तक पद यात्रा करनी पड़ी, उसके बाद सरकार जागी, उसके बाद एफआईआर होता है, तब उस प्रिंसिपल के पति को गिरफ्तार किया जाता है। आमाडोरा में क्या होता है? राजधानी की बात कर रहे थे, इसी राजधानी में पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल का क्षेत्र आता है। साहूकार के गुर्गों ने लगातार ऑटो में एक महिला के साथ, इन सारी चीजों को मैं राजनीतिक हिसाब से यहाँ पे बोलते हुए, उसका वर्णन करते हुए मेरी आत्मा कांपती है, लेकिन बोलना पड़ेगा जिन्होंने उठाया है। तो बिल्कुल देखिए, उस मासूम के साथ में लगातार सूद खोद के गुर्गों ने रेप किया था, एफआईआर नहीं हो रही थी, विपक्ष को सड़कों पे आना पड़ा था। सवाल महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए दीपक, ये महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है हर राज्य के लिए। लेकिन देखिए, युवाओं का देश है ये, और जब युवाओं की बात आती है तो रोजगार की भी बात आती है, और बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, अभी हम जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले लाइव में कि देखिए बेरोजगारी भत्ता देखिए पढ़े लिखे युवाओं को बिठा दिया जा रहा है। बेरोजगारी भाई, के बेरोजगारी के लिए आप क्या करेंगे सुशील जी? और क्या बेरोजगारी एजेंडा होगा, क्या रोजगार देना एजेंडा होगा चुनावी दावे वादों में, और या क्या ये पूरा भी होगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसी में जुड़ा हुआ एक और सवाल है, आप जवाब दोनों का एक साथ दे दीजिएगा। क्या ये लॉलीपॉप है कि आप लोग बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं और उसके बाद रोजगार देखा जाएगा? दीपक जी, बेरोजगारी भत्ता देने की हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन बेरोजगारी भत्ता की देने की शुरुआत की, उस दिन कहा था हम नहीं चाहते हैं कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना पड़े, हम चाहते हैं हर हाथ के काम, हर हाथ में के पास में काम हो। दीपक जी, मैं कुछ आंकड़े रखूंगा। आज देश की बेरोजगारी दर कितनी है? 8.5% से ज़्यादा है। 1972 की जो बेरोजगारी दर थी, जो मेरा बर्थ ईयर है, तब जो बेरोजगारी दर थी, आज भी देश की बेरोजगारी दर उतनी है। लगातार पिछले 1.5 साल से विभिन्न स्वतंत्र एजेंसियां, सीएमआई जैसी एजेंसी भी दावा कर रही कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.5% से कम है। पिछले 5 साल में 5 लाख युवाओं को सीधे रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षक 18 साल बाद जब भूपेश बघेल की सरकार बनी तब भर्ती हुआ, उसके पहले शिक्षा कर्मियों की भर्ती होती थी। पिछले 4.25 साल में हमारी सरकार ने ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां भर्तियां नहीं की है। लगभग 1 लाख से अधिक नौकरियां सीधे सरकारी नौकरियां लोगों को मिली सुशील हैं। जी, कुछ भर्तियां, ये तो आप आंकड़े आप दे रहे हैं, कुछ ऐसी भी भर्तियां हैं जो आरक्षण की आग में स्वाहा हो गई, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप चला, भाजपा ने आप पर लगाया, इन्होंने आप में गवर्नर हाउस के पोस्टर लगा दिए गए। वो क्या न्याय संगत था कि जो भारतीय जनता पार्टी है और जो गवर्नर हाउस है वो भारतीय जनता पार्टी एकाध परिसर से चलता है, इसी छत्तीसगढ़ में देखा गया? दीपक जी, यदि राज्य की विधानसभा सर्वसम्मति से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने भी अपना समर्थन दिया था, कोई बिल पास करती है, 76% हर वर्ग के लिए आरक्षण, आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण, एससी के लिए 13% आरक्षण, 24% आरक्षण, ओबीसी के लिए 4% आरक्षण, जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं उनके लिए, सब प्रावधान बना के राजभवन भेजा जाता है। और राजभवन में जब आरक्षण की विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, उसके पहले माननीय महामहिम राज्यपाल जी कहती हैं कि आएगा उसी दिन साइन करूंगी, उसके तत्काल बाद वहां पे जाने के बाद आरक्षण का विधेयक रोक दिया जाता है। तो सवाल तो खड़ा होगा ना कि ऐसा क्या हो गया। सेम वैसा ही आरक्षण विधेयक कर्नाटका में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो हस्ताक्षर हो जाता है, वैसा ही आरक्षण विधेयक जब छत्तीसगढ़ में जाता है तो हस्ताक्षर नहीं होता है, वैसा ही आरक्षण विधेयक जब झारखंड में जाता है तो हस्ताक्षर नहीं होता। तो सवाल तो खड़े होंगे ना, नुकसान किसका हुआ? सवाल आपने तमाम उठा दिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। क्या ये मान लिया जाए, आप लोग गवर्नर हाउस चला रहे थे, जो पोस्टर कांग्रेस ने रायपुर राजधानी की सड़कों पर लगाए थे वो सही थे कि एकात्म परिसर गवर्नर हाउस हो चुका है? दीपक जी, किसी भी संवैधानिक पद पर इस प्रकार की बात करना अपनी अज्ञानता का परिचय देना होता है, मुझे ऐसा निजी तौर पर लगता है। कांग्रेस की जितनी असफलताएं होती हैं, या तो वो मौजूदा बीजेपी पर या केंद्र सरकार पर, कभी राजभवन पर डालती है। आपने एक बहुत अच्छा विषय युवाओं का छेड़ा है। सबसे पहले युवाओं की जब बात हो तो छत्तीसगढ़ की जनता इस प्रश्न को पूछ रही है कि प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकाल में 26,000 लोगों ने आत्महत्या की है, उसमें 18,000 युवा हैं। 5 साल में 18,000 लोगों ने अगर आत्महत्या की है, मतलब 20 से 22 युवा रोज इस दुनिया को खुद अलविदा कर रहे हैं। ये आपका सुशासन, ये आपकी नौकरियां, ये आपका बेरोजगारी भत्ता, ये सारे दावे झूठे हैं। 5 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी मिलने का बैनर पोस्टर पूरे प्रदेश में लगा। विधानसभा में जब प्रश्न पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया,
हमने 18,000 से 20,000 नौकरियां दी है। ये मजाक चल रहा है प्रदेश के युवाओं के साथ। जितनी भी नियुक्तियां, जितनी भी भर्तियां, जितने भी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव आपने किए हैं, पूरे प्रदेश के युवाओं ने उस पर प्रदर्शन किए हैं। आपने अभी युवाओं के साथ भेंट मुलाकात का कार्यक्रम किया, वहां बच्चे कह रहे थे कि कोई सिस्टम पारदर्शी नहीं है, कोई एग्जाम ठीक से नहीं हो रहा है, कोई रिजल्ट ठीक से नहीं आ रहा, कोई नियुक्ति ठीक से नहीं हो रही है। आपने नौकरी दी साहब, ना आपने बेरोजगारी भत्ता दिया, ना आपने कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, निवेश लाया जिससे यहां के युवाओं के लिए कोई अपॉर्चुनिटी तो पैदा हो। पूरे 5 साल में कितना इन्वेस्टमेंट आया छत्तीसगढ़ में? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम बजट का 17 से 18% बीजेपी की गवर्नमेंट करती थी, 1 साल नहीं 15 साल किया हमने, उसको आप 8% में ले आए। आप सड़क तक नहीं बना रहे हैं, आप गड्ढे तक नहीं भर रहे हैं। अरे आपके यहाँ पढ़े लिखे लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा, मजदूरों के लिए भी आपने कोई काम नहीं छोड़ा। ये आंकड़े कह रहे हैं कि आपने युवाओं को पूरी तरह से नकारात्मकता की तरफ ढकेल दिया है। यही कारण है युवा नशे की गिरफ्त में भी जा रहा है। आप देखिए, ये जो चाकू से हमला हुआ चन्नी साहू पर शराब पीकर, क्यों किया गया? इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? क्या ये छत्तीसगढ़ क्या अपराधियों का गढ़ था क्या? क्या यहाँ लोग ऐसा करते थे क्या? क्यों शराब पी रहे हैं यहाँ के लोग इतना? लेकिन वो शराब पॉलिसी का आरोप भी तो आप ही के ऊपर है कि वो शराब पॉलिसी थी जो सरकार लेके आई थी, वो आप ही लाए थे। लोग लगातार यही कहते हैं वो शराब पॉलिसी आप ही के द्वारा बनाई गई थी। शराब को घर घर परोसने का काम बीजेपी ने किया क्या? कोरोना काल में जब दवाई नहीं मिल रही थी लोगों को, जरूरत थी कि लोगों के घर में अनाज भेजा जाए, लोगों को टैबलेट भेजी जाए, डॉक्टर भेजे जाएं, उनकी जान बचाई जाए, तब सरकार ने क्या कहा कि भैया घर बैठे रहो, शराब दुकानें तो बंद रहेंगी, विपक्ष का दबाव है, लेकिन हम आपको घर भेज देंगे, दारू पियो यार। ये स्ट्रेटेजी बीजेपी की नहीं थी साहब। और पूर्ण शराबबंदी का वादा इन्होंने किया था। बीजेपी के घोषणा पत्र में क्रमशः शराबबंदी का वादा था, हमने पूरा किया। जहां पर गांव की आबादी थी, 2000-3000 लोगों की आबादी थी, वो दुकान बंद हुए। शामिल होंगे? आपकी घोषणा पत्र में युवा शामिल होंगे? क्या रोजगार देंगे आप? किस तरह की वादे करेंगे? युवाओं के साथ जितनी भी वादा खिलाफी सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी का आपके मंच से युवाओं से एक कमिटमेंट है कि जो अंधियारा आपके जीवन में आया, जो आपके साथ सरकार ने धोखा किया है, उसका इंसाफ भारतीय जनता पार्टी अपने 1 साल के कार्यकाल में ही करेगी। जो पीएससी के एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसको पूरी तरीके से पारदर्शी बनाया जाएगा और युवाओं को रोजगार मिले, यहां पर निवेश आए, यहां पर इंडस्ट्रीज लगे, यहां की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी हो, यहां डेवलपमेंट के काम हो और प्रदेशों का और देशों का यहां लोगों का आना जाना बढ़े, तो युवाओं को अवसर मिलेगा। बाकी आप ये भ्रष्टाचार की भेंट अगर पैसा चढ़ाते रहेंगे तो न युवाओं को कुछ मिलना है, न प्रदेशवासियों को। दीपक, क्योंकि देखिए जब छत्तीसगढ़ की बात होती है तो हम नक्सलवाद की बारे में बात करते हैं आदिवासी विकास के लिए, और इस बात पर मौजूदा सरकार पीठ थपथपा रही कि भाई आदिवासी विकास हमने काफी किया है और जो पर्व है, जो उल्लास है, वो देखते ही बन रहा है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि देखिए नक्सलवाद बहुत हद तक कम हो गया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस प्रश्न के लिए। इस प्रदेश में 4 सालों में 39,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु इलाज के अभाव में हुई है और मैक्सिमम उसमें आदिवासी हैं। इन्होंने आदिवासियों का विकास किया। इस पे बाल संरक्षण आयोग ने जांच के आदेश दिए कि ये 4 साल में 39,000 बच्चे कैसे मर गए। आज तेंदुपत्ता जो सरकार हमारी घर में जाके खरीदती थी, उसको बस्तर की महिलाएं बिना चप्पल के महाराष्ट्र बेचने जा रही हैं। ये इनका विकास है। आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी, 1 मिनट बस, 1 मिनट निवेदन करता हूं। आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भैया हमसे रोजगार छीन लिया, लेकिन हमसे हमारी संस्कृति मत छीनो यार, धर्मांतरण मत करवाओ। उनको डंडे मार के जेल में डाला जा रहा है। और इनके नारायणपुर के विधायक ने कहा था कि आदिवासियों को गिरफ्तार करके नक्सली घोषित किया जा रहा है। ये मेरा आरोप नहीं है, इनके विधायक का आरोप। नहीं चिमनानी जी, आप बता रहे हैं आप लोग आदिवासियों के हितैषी हैं। आप ही की पार्टी के सबसे बड़े नेता जिन्होंने छत्तीसगढ़ में पैदा किया, नंद कुमार साय, आज कांग्रेस के हो चुके हैं। कहा सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो कभी जा सकते हैं। वो कैसे चले गए अगर ये लोग इतने ही बुरे हैं, इतने ही बेकार हैं, आदिवासी विरोधी हैं? नंद कुमार साय साहब हमारे सम्माननीय नेता थे। आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में उनके प्रति सम्मान है,
किसी ने निजी निर्णय लिया है। बीजेपी आज भी आश्वस्त है और आज भी उनके बयान आते हैं। मैं खुद उनसे मिला था एक कॉन्क्लेव में, वो मुझसे मिले थे, उन्होंने क्या कहा मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आदिवासियों का कितना सम्मान है। जब इनके प्रदेश के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह था तो नंद कुमार साहे जी को बैठने की कुर्सी इन्होंने नहीं दी है और इनके खुद के नेता अरविंद नेताम ने आज कांग्रेस छोड़ दी है। हमने तो आदिवासियों का आरक्षण 20 से 32 किया। दीपक जी एक मिनट, 20 से 32% आरक्षण किसने किया आदिवासियों का? आदिवासी महिला को राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अरे 3 राज्यसभा के सांसद इन्होंने बनाए ना, भेजे ना अभी, उसमें आदिवासी को क्यों नहीं भेजा भाई? आप बिहार से इंपोर्ट कर रहे हो, पंजाब से इंपोर्ट कर रहे हो, क्यों रंजीत रंजन को बनाना? आप बनाओ ना यहाँ के आदिवासी को। सुशील क्यों जी फूलों रिएक्शन, देवी निशान सुशील को जी हटाया? रिएक्शन, सुशील जी इस तरह- सुशील जी रिएक्शन, जितना भी घटनाक्रम है रिएक्शन, क्या वाकई आप आदि विरोधी हैं? ये तमाम जितनी भी चीजें घटी हैं ये आपके कार्यकाल में हुई है? बड़ा लंबा सेशन आपने लिया अभी चिमनानी जी का, तो मैं आग्रह करूंगा कि लगभग उतना नहीं आप मुझे बिल्कुल सर, आपसे आपके कोई पास गुरेज वक्त नहीं है। है। लगभग उसका आधा समय तो मैं भी नहीं, चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको मिलेगा। अभी ये बात कर रहे थे आदिवासी की उन्नति की। आपको मालूम है इस प्रदेश में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को पिछले 15 साल तक बंधक बना के रख दिया गया था। ऐसी ऐसी धाराओं में आदिवासियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था। ये जिनको कोर्ट से सजा मिलती तो छूट जाते, सजा भुगत के छूट जाते, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे भर्ती बंद रहे, उनका चार्जशीट उनके खिलाफ नहीं दायर किया गया। हमारी सरकार बनने के बाद जस्टिस पटनायक कमेटी बना के उन आदिवासियों को छोड़ने का काम हुआ। ये बात कर रहे थे तेंदुपत्ता की, किसी को 8 नंबर का चप्पल दे दिया एक पैर में, दूसरे पैर में 10 नंबर का चप्पल दे दिए। आप सबने रिपोर्टिंग किया था। हमारी सरकार बनने के बाद इस प्रकार की भर्राशाही को बंद किया गया। तेंदुपत्ता की राशि 2500 से बढ़ा के 4000 की गई। पूरे देश में तेंदुपत्ता का प्रति मानक बोरा कीमत आज भी इतना नहीं है जो भी तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है। 4000 रुपये पूरे देश में कहीं नहीं है। लोहंडीगुड़ा में क्या किया था इन्होंने? टाटा संयंत्र की जमीन थी, टाटा ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम यहाँ पे संयंत्र नहीं लगाएंगे। कांग्रेस की सरकार ने उन आदिवासियों की 1700 से अधिक आदिवासियों की 4200 एकड़ जमीनें वापस कर दिया। ये आदिवासियों के हितों की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रमन सरकार ने हलफनामा दिया कि छत्तीसगढ़ में वन अधिकार पट्टे देने का काम खत्म हो गया। आदरणीय मनोज मनु जी बैठे हैं, विद्वान पत्रकार हैं, दिल्ली से खबर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि छत्तीसगढ़ में वन अधिकार पट्टे देने का काम कंप्लीट हो चुका है। हमारी सरकार आने के बाद हमने जब सर्वे किया, हमने हलफनामा दिया कि नहीं भाई, अभी वन अधिकार पट्टे के देने का काम यथावत रूप से छत्तीसगढ़ को स्वीकृति दी जाए। पूरे देश में वन अधिकार पट्टे देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, छत्तीसगढ़ में अनुमति दिया। 4,48,000 वन अधिकार पट्टे हमारी सरकार ने आदिवासियों को दिए जो वन भूमि में काबिज थे। 50,000 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पट्टे दिए गए बस्तर के लोगों की उन्नति के लिए। 7 वनों पर वही राज्य है, वही आदिवासी हैं, जनसंख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, वनों के क्षेत्रों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 7 वनोपज की खरीदी करते थे, हमारी सरकार ने 65 वनोपज की खरीदी चालू किया। पूरे देश का 76% वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी कोई सरकार कर रही है तो कांग्रेस की सरकार कर रही थी। ये बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं आया। इनके लिए हो सकता है बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाना डेवलपमेंट का आधार। हमारे लिए डेवलपमेंट का आधार है आम आदमी के जीवन का सशक्तिकरण करना। कुछ दिन पहले ही नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी। नीति आयोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है ना। नीति आयोग की रिपोर्ट में जो बहुआयामी सर्वे हुआ है छत्तीसगढ़ का, 40 लाख लोग पिछले 5 साल में गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर आए हैं, गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। किसी भी सरकार के लिए सिर्फ यही एकमात्र रिपोर्ट संतोष करने के लिए पर्याप्त होती है कि गरीबी रेखा से ये 40 लाख लोग 2003 में जब रमन सिंह की सरकार आई थी तब छत्तीसगढ़ की में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात था 39.76%। 2018 में जब हमारी सरकार आई तब गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का अनुपात था 41.76%। 2% बढ़ा के दिया था इन्होंने। हमारी सरकार आने के बाद 40 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ये होता है डेवलपमेंट, जब आम आदमी का सशक्तिकरण ठीक है, पूरे देश में किसानों को पर्याप्त 25 समय। 1 मिनट आप बोले, मैंने इंटरफेयर नहीं किया, आप चुपचाप सुनिए, माइक नीचे रखिए नीचे माइक आप। चलिए नहीं बहुत ज्यादा, एक मिनट हाँ, सुशील जी। बहुत गलत आरोप लगाए थे, उसका जवाब ले लीजिए।
2500 रुपए कीमत कहाँ मिल रहा है किसान को धान की? जब 2500 कीमत देने की बात आती है तो मोदी जी का फरमान आता है कि यदि समर्थन मूल्य से 1 भी रुपया ज्यादा दोगे तो आपका सेंट्रल पूल का चावल नहीं लेंगे। आज देश के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इतना स्टॉक नहीं है कि कर्नाटक 35 लाख टन चावल मांग रहा है। मोदी जी हाथ खड़ा कर दिया, हमारे पास में सेंट्रल पूल में इतना चावल नहीं है कि आपको दे पाए। छत्तीसगढ़ का चावल खरीदते हैं तो हमारे ऊपर आसान जताते हैं, 2500 कीमत देते हैं तो मना करते हैं। इनके किसान विरोधी चरित्र की उपज है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसमें 9,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों का आपने जवाब दिया है विस्तार पूर्वक। एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21वीं सदी का ये चुनाव है, चुनाव डिजिटल हो चला है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप दोनों अपनी अपनी पार्टी के संचार प्रमुख हैं। आने वाला चुनाव किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का होगा? आप लोगों की किस तरह की चुनौतियां हैं? आप लोगों ने वॉर रूम एक बनाया है, किस तरह से काम चल रहा है और किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं भविष्य में? मेरा एक निवेदन, बस एक आंकड़ा देना चाह रहा था मैं, फिर आपको बता दे रहा लीजिए, हूं। उसके बाद इसी पे आते हैं। जो पट्टे की इन्होंने बात कही ना, मैं वही आंकड़े निकाल रहा था। 2008 से 18 तक बीजेपी ने 4 लाख से ज्यादा वन अधिकार पट्टे बांटे और उसका अनुपात रहता है प्रतिवर्ष 40,000 से ज्यादा। और इनकी सरकार में वो प्रतिवर्ष केवल 13,000 ही बट रहे हैं। फिर ये क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं? आपने कहा कि 4,000 मानक प्रति मानक बोरा हमने कर दिया। बीजेपी जब आई थी तो 250 से 2500 किया, 10 गुना बढ़ाया और खरीदी की 17 लाख मानक बोरा। आपने 4,000 तो कर लिया लेकिन खरीदी की है आधी। तो ठीक ये है मूल सवाल पे, मूल सवाल। ये मामला गड़बड़ है, ये मामला गड़बड़। आपने जो सवाल किया, मैं उससे एक और सवाल ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, सर्वे का दौर इस वक्त काफी तेजी से चल रहा है अमित जी, और ये कहा जा रहा है कि भाई इस बार भूपेश बघेल पहली पसंद है, दूसरी पसंद रमन सिंह है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या स्ट्रैटेजी है आपकी आगामी चुनावों को लेकर? सोशल मीडिया से विधानसभा जोड़ चुनाव के हो आप या इसका फिर जवाब दीजिएगा, लोकसभा समय की चुनाव कमी हो? है क्योंकि। देखिए, मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। जनता तक जो मुद्दे हैं वो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम तक से पहुंचते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया और मीडिया शुरू से ही आक्रामक रहा है, लोगों तक पहुंचता है और लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे बीजेपी उठाती है। आपने जो प्रश्न किया, सर्वे का दौर चल रहा है और उस सर्वे में भूपेश है तो भरोसा है को गहरी आघात पहुंचा दी है, क्योंकि इनकी 70+ सीटें हैं। एक सर्वे आया जिसमें इनको मिनिमम 48 सीटें मिलती दिख रही है आज की तारीख में, जब चुनाव में 3 महीने का समय पड़ा है। ये तो और दावा कर रहे हैं 75+। वो सर्वे 3 महीने पहले का भी है। और बीजेपी ने तो अभी काम शुरू किया, 21 प्रत्याशी अभी घोषित किए हैं, उतने में ही ये 25 सीटें पीछे आ गए और बीजेपी 41 तक पहुंच गई और बीजेपी का वोट परसेंटेज 33 से 41 आ गया, 8 से 9% बढ़ गया है। तो ये बता रहा है कि इनका जो राज चल रहा है जनता उससे नाखुश है, एंटी इनकम्बेंसी डे बाय डे बढ़ रही है और बीजेपी आने वाले 3 महीने में छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से सरकार सुशील बनाने जी, जा रही है। जवाब जी, एकदम हाँ, बिल्कुल। रैपिड गालिब फायर जी ने राउंड है। गालिब ने लिखा था ना, दिल को खुश रखने को गालिब के ख्याल अच्छा है। आपके तो लिए भी निश्चित लागू तौर है। पे इनके आपके लिए भी लागू है। खुशफहमी पाले रहे। अब की बात 75 पार और इसका आधार है, इसका आधार है, इसका आधार है, इसका आधार है। हमने 20 लाख से अधिक किसानों का कर्जा माफ किया है। हम प्रतिवर्ष 27 लाख से अधिक किसानों का धान खरीदी करते हैं। हमने आदिवासियों को उनका जीवन स्तर उठाया है, हमने महिलाओं का जीवन स्तर उठाया है, हमने 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर पहुंचाया है। आज 700 से अधिक स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं, 42 लाख से अधिक लोगों को बिजली बिल हाफ का फायदा मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे जो हमारी योजना है, हम किसी एक योजना को लेकर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को धाराशायी कर देंगे। हमारे पास तो लंबी फहरिस्त है योजनाओं की। हमारे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता, हमारे सरकारों के काम, हमारी सरकार की योजनाएं, ये सफिशिएंट है भारतीय जनता पार्टी को। मुझे तो लगता है इन्होंने 21 बलि के बकरे बनाए हैं। अब की बार भारतीय जनता पार्टी संभवतः दहाई के आंकड़ों को भी नहीं पहुंचेगी। ये एक 30 सेकंड, ये जो कह रहे हैं कि हमने बहुत बढ़िया काम किया, अरे जनता तो मान नहीं रही है, इनके कांग्रेस के नेता भी आपके नहीं मानने नहीं मानने से क्या होता है? एक 30 सेकंड, आपके मानने नहीं मानने से क्या होता है? जनता एक 30 सेकंड। उप मुख्यमंत्री की चिट्ठी में लिखा है कि 8 लाख आवास नहीं बने इसलिए इस्तीफा। प्रदेश अध्यक्ष इनके विधानसभा में कहते हैं मेरे विधानसभा मोदी जी बुला के पीठ ठोकते हैं, बहुत बढ़िया आवास में काम किया। मोदी जी बुला के पीठ ठोकते हैं, ये मुद्दे क्रिएट करते हैं। अरे ये मुद्दे क्रिएट करते हैं।
इनके मंत्री, एक मिनट मैडम बस, इनके मंत्री जय सिंह अग्रवाल कहते हैं मेरे क्षेत्र में अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पहले अपने नेताओं को खुश करो, बाद में जनता को करना। जनता जनार्दन है और आगामी चुनाव में कौन सी पार्टी ने उसके लिए किया है, कौन सी पार्टी ने नहीं किया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और 90 सीटों के लिए देखिए तैयारी पार्टियों ने कर ली है, हमारे मंच पर भी वो तैयारी देखने को मिली। फिलहाल हमारे साथ आप दोनों चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज पर ये चर्चा जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।